हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ मिल रहे हैं। हमें आज स्टडी करना है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। जब भी दो स्पेसीज आपस में कंबाइन कर रही हैं, वेदर द चेंज इज़ फिजिकल और केमिकल, दे आर फॉलोइंग सम रूल्स। उन्हीं को हम इस टॉपिक के अंडर समझने वाले हैं, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ 5 लॉज लिखे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गेलो-ज़िक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम फॉर गैसेस। तो वन बाय वन हम इन सब लॉज को स्टडी करेंगे। तो मैं एक बार स्टार्ट करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। फर्स्ट 3 लॉज वैसे क्लास 11 के सिलेबस का पार्ट हैं, तो हम लोग फर्स्ट 3 लॉज पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी दोनों को भी इन ब्रीफ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो वैसे तो मीनिंग से ही समझ में आ जाता है, मास विल बी कंजर्व्ड, मास सेफ रहेगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इस तरह की कई बातें हम इसके बारे में बोल सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप 2 रिएक्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं और कोई 2, 3 या एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितना रिएक्टेंट्स का मास रहेगा एग्जैक्टली उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा। लेट मी सी, मेरे पास एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, मैंने इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, दोनों में रिएक्शन हुआ, इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए CH3CONA, वाटर एंड CO2, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाए। मान लीजिए मैंने इसका कुछ अमाउंट लिया, लेट मी कॉल 5 ग्राम, इसका कुछ अमाउंट लिया, लेट मी कॉल 10 ग्राम। यहाँ से CO2 गैस आउट होगी और ये दोनों लिक्विड की फॉर्म में आपके पास प्रोडक्ट में पड़े हैं। मान लीजिए मुझे पता है कि इसका वेट 8 ग्राम है और इसका वेट 4 ग्राम है, तो मुझे ये पता करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। टोटल रिएक्टेंट का मास मुझे पता था 15 ग्राम है, तो प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होना है, टोटल एग्जैक्टली 15 ग्राम। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो मैं बहुत इजीली बता पाऊंगा कि CO2 का मास जो यहाँ पे रिलीज होने वाला है वो 3 ग्राम होगा। आप इस पे स्टोइकियोमेट्री मत लगाइएगा, क्योंकि मैं जस्ट कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। वैल्यू मैंने कुछ कैलकुलेटेड नहीं पुट किया, मैं जस्ट इतना बताना चाह रहा था कि रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के एग्जैक्टली इक्वल होगा। इस पॉइंट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स समटाइम एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज हमें ये बताया गया है कि रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती हैं। ओके, तो एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज़ करती हैं और एंडोथर्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। सो हमें आइंस्टीन ने यह भी समझाया हुआ है कि E जो होता है वो mc² के बराबर होता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ E जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं मान लो ये कह रहा हूँ कि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकली, तो डेफिनेटली वो कुछ मास के कॉस्ट पे निकली होगी, मतलब उसका कुछ मास प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो एनर्जी रिलीज होता है किसी रिएक्शन में, स्पेशली केमिकल रिएक्शंस में, वहाँ पे मास का लॉस उसके एवज में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं और ये बोलते रहते हैं कि रिएक्टेंट्स का मास एग्जैक्टली प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही होगा। बट अगर रिएक्शन सपोज करें न्यूक्लियर है, जहाँ पे एनर्जी का रिलीज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मास का डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत नज़र आए। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम लोग वेटेज नहीं दे सकते। बट आइडियली अगर मुझे इस लॉ को एक्सप्लेन करना हो तो मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए था कि रिएक्टेंट्स का एनर्जी और मास और प्रोडक्ट्स का एनर्जी और मास वो सेम होता है। बट क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होता ही नहीं है कि उससे मास में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाला है, रिजल्टिंग हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें रिएक्टेंट्स के मास बता देते हैं, प्रोडक्ट में किसी एक का पूछ लेते हैं, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होगा। दूसरा लॉ देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है? बहुत आसान सी बात है। आप किसी कंपाउंड को सोचिए, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड सोचा हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है।
ये लोग कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन बाय मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। CO2 आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, आपके पास कई सोर्स हो सकते हैं CO2 ऑब्टेन करने के। आप कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, CO2 मिल सकता है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, CO2 मिल सकता है। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर सकते हैं, CO2 मिल सकता है। आप किसी भी तरीके से CO2 को ऑब्टेन करें, CO2 में C और O का जो प्रपोर्शन बाय मास है, देखो आप 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो जो प्रपोर्शन आप देख रहे हैं दोनों का बाय मास वो 3:8 है। या मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो CO2 में कार्बन की जो परसेंटेज है, आपको पता है 44 ग्राम में कार्बन 12 है, तो 100 में कितना होगा? सो दिस इज 12/44 इंटू 100। ये जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है CO2 में, आप CO2 को किसी भी तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं, वहाँ पे कार्बन का परसेंटेज या ऑक्सीजन का परसेंटेज हर बार सेम रहने वाला है। यही हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे नीचे, देखें आप, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल की फॉर्म में है ये। तो लेट वी सी किस तरह से इसको हम रीड करेंगे और चेक करेंगे। 2.16 ग्राम कॉपर मेटल, ये लो कॉपर मेटल है 2.16 ग्राम। मैं लिखता जाऊंगा जो जो बात मुझे पता चलती जा रही है। व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, ये लो नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर रहे हैं इसको, फॉलोड बाय इग्निशन। उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ नाइट्रेट बना, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ कॉपर का कोई नाइट्रेट बना। उसके बाद इसको इग्निट किया, ये लो जी इसको गर्म कर दिया मैंने, गिव्स 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर का ऑक्साइड बन गया 2.70 ग्राम। आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना है, जो जो वैल्यूज़ गिवन दी जा रही हैं, जो जो रिएक्शन के बारे में वो आइडिया दे रहा है, आप उसको दिमाग में फ्रेम करते जाइए, क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। आगे बोलता है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, ये लीजिए ये कॉपर ऑक्साइड है 1.15 ग्राम। थोड़ा रिकॉल करें, कॉपर के तो दो ऑक्साइड होते हैं, एक Cu2O होता है, एक CuO होता है। तो वो किसकी बात कर रहा था? क्या वो दोनों बार सेम बात कर रहा था? देखो वो किसकी बात कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि क्यूप्रस और क्यूप्रिक वर्ड यूज़ नहीं किया उसने। कॉपर ऑक्साइड का है तो मैं ये समझ सकता था कि वो CuO भी हो सकता है और वो Cu2O भी हो सकता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा होगा, तो आपके पास जो दो या ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे उन सब में सेम कंपाउंड की बात कर रखी होगी। तो अगर यहाँ मैंने CuO लिया है तो यहाँ भी मैं CuO ही लूँगा, जबकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ऐसा कभी भी नहीं होता, वो मैं वहीं पे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था, उसका रिडक्शन किया गया, कुछ हाइड्रोजन वाइड्रोजन डाला होगा, उससे गर्म किया होगा, उससे रिडक्शन हुआ होगा, तो उसने कॉपर दिया। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, मुझे तो बस इतना मतलब है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दूंगा, और 0.92 ग्राम कॉपर मुझे यहाँ पे मिला। तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसमें एक में कॉपर मेटल को ट्रीट कर रहा था, दूसरे में वो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर ऑब्टेन कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो बस ये देखना है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, चाहे वो यहाँ था या यहाँ वो मैंने किसी तरीके से बनाया, उन दोनों में कॉपर का और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन क्या बराबर है? इफ़ यस, तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। या मैं और आसानी से कहूँ तो मैं ये पता कर लेता हूँ कि कॉपर का परसेंटेज क्या है या ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, वो दोनों जगह बराबर होगा, तो मास का प्रोपोर्शन भी डेफिनेट रहेगा वहाँ पे। तो मैं इसके अंदर कॉपर की अमाउंट देख लेता हूँ। देखो 2.16 ग्राम कॉपर सारा का सारा इसमें आ गया होगा, बाकी ऑक्सीजन रहा होगा, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर मैं कुछ ऐसे कैलकुलेट करूँगा। 2.70 ग्राम में कॉपर है 2.16, तो 100 में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2.16 बाई 2.70 इंटू 100, तो ये 80 के आसपास आना चाहिए, मुझे लग रहा है 80% आ गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कॉपर का कितना है, तो मैं फिर वही कहानी रिपीट करूँगा। 1.15 ग्राम के अंदर कॉपर है 0.92, तो 100 में कितना होगा? और मैं फिर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करूँगा, 0.92 डिवाइडेड बाई 1.15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये भी मेरा वही 80% आएगा। अगर आ जाता है तो मैं बोल दूंगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आता तो बोल दूंगा नहीं कर रहा। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में जब वो बोलता है कि प्रूव करो, तो जनरली वो फॉलो कर रहा होता है, बट अगर किसी
किसी सिचुएशन पे ना हो, हालांकि बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा वरीड मत हों। डाटा ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अगर परसेंटेज सेम आता है तो हम बोल देंगे कि वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। चलिए थर्ड लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपसे। वो दोनों बहुत आसान लॉ हैं। आप लोग बुक में देखना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व भी दे रखे हैं और बाकियों के हिंट्स भी हैं, तो आपको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है क्वेश्चन को। इसको समझिएगा आप ध्यान से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? मैं दो एलिमेंट्स अलग अलग कंसिडर करता हूँ, C प्लस O। अब C और O आपस में मिलकर दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, जबकि यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। आप किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए। कौन से एलिमेंट को? किसी को भी। कितना फिक्स? जो आपका मन करे। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स कर दिया और 12 ग्राम ही फिक्स कर दिया, तो 12 ग्राम कार्बन के साथ यहाँ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है? 16 विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, और वो फिक्स मास कितना था? 12 ग्राम। मेरी मर्जी थी, मैं कितना भी कर दूं। तो उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं हमेशा अपनी चॉइस रखता हूं कि मैं कितना मास फिक्स करूं। आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो 12 ग्राम के साथ मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन होते देखा। यहां 12 ग्राम के साथ कितने को कंबाइन होते देखा? 32। उस फिक्स मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड्स में जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा वो हमेशा एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होगी। हमेशा एक सिंपल मल्टीपल रेशियो होगी। इसको मैं बड़े आसान वर्ड्स में बोलूं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है, तो मैं ये कहूँगा कि मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि किसी एक एटम के साथ कोई दूसरा एटम जब आके कनेक्ट होगा तो वो इधर एक एटम कनेक्ट होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे, या चार होंगे, या पांच होंगे। मींस मल्टीपल में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम के साथ 1.5 एटम कंबाइन हो जाए। ये इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग है, जो हम लोग बुक्स में नहीं देखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि जब हम किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, तो वो दूसरा एलिमेंट जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा उस फिक्स मास के साथ, वो हमेशा एक मल्टीपल सिंपल रेशियो होगी। जैसे आपने यहाँ देखा 16 और 32 यानी कि 1:2 रेशियो आ रही थी। ये एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, कोई जरूरी नहीं है कि आप कार्बन के ही मास को फिक्स करें। आपका मन कर रहा हो आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मान लो 16 ग्राम आपने फिक्स कर लिया, तो यहाँ 16 ग्राम के साथ कितना कंबाइन कर रहा है जी? 12 ग्राम। ओके, और यहाँ 16 के साथ कितना कर रहा है? 6 ग्राम। 32 के साथ 12 है, तो 16 के साथ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 16 के साथ 12, यहाँ 16 के साथ 6, रेशियो क्या आ गया? 2:1। हाँ, तो ये भी तो मल्टीपल ही है। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एक और एग्जाम्पल पे समझाता हूँ आपको मैं। वाटर को देखिए और हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं ये दोनों। यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। आप किसी एक के मास को फिक्स कीजिए। किसको करना है? आपकी मर्जी है। कितना करना है? आपकी मर्जी है। मैंने हाइड्रोजन फिक्स किया, 2 ग्राम फिक्स किया, तो यहाँ 2 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है? 16, और यहाँ 2 ग्राम के साथ कितना कंबाइन कर रहा है? 32। तो उस फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास कंबाइन कर रहा है, आप अलग अलग कंपाउंड्स में उसकी रेशियो को अगर आप चेक करेंगे तो वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगी, लाइक 1:2, 1:3, 1:4, कुछ इस तरह की। एक और केस देखते हैं, थोड़ा बड़ा केस देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कई कंपाउंड बनते हैं। N2O बनता है, NO बनता है, N2O3 बनता है, N2O4 बनता है, N2O5 बनता है। थोड़ा ध्यान दें, नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ 14, 16 है। यहाँ पे 28 एंड 48 है। यहाँ पे 28 एंड 64 है, और यहाँ पे 28 एंड 80 है। चलो,
अब किसी एक का मास फिक्स करना था मुझे, तो मैंने सोचा नाइट्रोजन का फिक्स कर लेता हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये मर्जी होती है, आप ऑक्सीजन का फिक्स कर सकते हैं। मुझे तो क्योंकि पता ही है कि भाई मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा आसानी से नाइट्रोजन से आएगा, तो मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ। तो नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देता हूँ। 14 ग्राम नाइट्रोजन देखता हूँ मैं, ऑक्सीजन कितना कंबाइन करेगा इन सभी में। तो इधर 14 के साथ 8 कंबाइन करेगा, 28 के साथ 16 कर रहा था, इधर 14 के साथ 16 कंबाइन करेगा, इधर 14 के साथ 24 कंबाइन करेगा, इधर 14 के साथ 32 कंबाइन करेगा, इधर 14 के साथ 40 कंबाइन करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, 1:2:3:4:5 मल्टीपल रेशियोज तो हैं। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। कुछ कार्बन के कंपाउंड्स को यहाँ ले आऊँ तो फंस जाऊँगा। हर एक लॉ का अपना कुछ लिमिटेशन होता है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी लिमिटेशन है। कार्बन के कंपाउंड्स पे अगर मैं अलग अलग कंपाउंड्स कार्बन के सर्च करके वहाँ पे इस मल्टीपल रेशियो को चेक करूँ तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो 100% ऑथेंटिक लॉज हैं, लॉज बनाए जाते हैं, सभी फॉलोड हो पाएंगे, हर जगह फॉलोड हो पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। बट जहाँ जहाँ हो रहे हैं हम एटलीस्ट उनको तो यहाँ स्टडी कर ही सकते हैं कि वो किस तरह से फॉलो किया जा रहा होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट था, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन देखें, कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स, 2 ऑक्साइड हैं, डेफिनेटली अलग अलग ही होंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, सेम नहीं होंगे। ऑन हीटिंग 1 ग्राम ईच इन हाइड्रोजन गैस, ये कॉपर मिला है हाइड्रोजन से गर्म करने पे। तो मुझे देखना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे पास ये 2 अलग अलग ऑक्साइड हैं, CuO और CuO। अलग अलग तो नहीं बनाए ना मैंने, तो मुझे पता है वैसे तो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, पर चलो मैं मान लेता हूँ आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। मुझे तो इतना पता होना चाहिए कि ये कॉपर का ऑक्साइड है, CuXy कुछ नंबर होगा, और ये कॉपर का दूसरा कोई ऑक्साइड है जिसका AB कुछ नंबर होगा। अब दोनों कितने लिए? 1 ग्राम, दोनों 1 ग्राम ले रखे हैं एज पर द स्टेटमेंट। आप ध्यान से पढ़ें और बस एक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें कैसे सॉल्व करना है, बाकियों में कुछ खास नहीं है, सब वैसे ही कॉपी मारना है। तो जब इस ऑक्साइड को उन्होंने हाइड्रोजन से गर्म किया, मतलब रिडक्शन किया, ये बोल रखा है उन्होंने, तो उनको कॉपर मिला फर्स्ट केस में 0.888 ग्राम। यही काम यहाँ पे हुआ तो कॉपर मिला 0.799 ग्राम। ये हमें स्टेटमेंट में बता रखा है। तो मतलब हाइड्रोजन से गर्म करने पे 1 ग्राम में से इतना कॉपर निकल आया। तो इसका मतलब ये तो कोई जादूगरी है ही नहीं, मुझे पता ही है कि ऑक्सीजन कितना होगा 0.112 ग्राम। इसके अंदर 1 में से माइनस कर दूंगा इस वैल्यू को तो वो ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा, और सेम यहाँ पे ऑक्सीजन कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा 0.201 ग्राम। सभी मल्टीपल प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन में आप जिससे वो कंपाउंड बन रहे हैं उन दोनों का अलग अलग मास पता कर लें, जैसे मैंने किया है। फिर आप दिमाग में सोच लें कि किसका मास मुझे फिक्स करना है, ये भी आपकी चॉइस है। चलिए देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट में सबसे पहले मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा करते हैं, हम कॉपर का मास फिक्स कर लेते हैं। तो जिसका मास फिक्स करते हैं उसके लिए मैं लिख रहा हूं 0.888 ग्राम कॉपर। एक काम करता हूं, थोड़ा सा ऊपर स्पेस बना लेता हूं, स्टेटमेंट की अब ज़्यादा जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस में मैं देख सकता हूं 0.888 ग्राम कॉपर combines with oxygen, how much? 0.112 ग्राम। और वहीं दूसरे में देख लेता हूं 0.799 ग्राम कॉपर combines with oxygen 0.201 ग्राम। मतलब जिसका मास मुझे कांस्टेंट करना है, फिक्स करना है, उसको मैंने लेफ्ट साइड पे रख लिया लाइक दिस। अब मुझे एक फिक्स मास ऑफ कॉपर डिसाइड करना है, वो मैं कितना करूं? मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 ग्राम कॉपर विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, और यहां भी देख लूं 1 ग्राम कॉपर विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये सही है। मैं 100 ग्राम के साथ भी देख सकता हूं, मैं 50 ग्राम के साथ भी देख सकता हूं। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि यार चलो इसी को फिक्स कर लेते हैं ना, एक जगह कैलकुलेशन बच जाएगी। भाई यहां 0.88 ग्राम कॉपर से इतना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है,
तो यहां 0.888 से कितना कंबाइन करेगा? मास तो फिक्स करना ही था मुझे, कुछ भी कर लेता, 1 2 3 10 50, तो मैंने 0.888 ग्राम फिक्स कर लिया। तो यहां मुझे पता ही है 0.888 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा, और यहां मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि 0.888 ग्राम से कितना कंबाइन कर रहा है। सी हेयर लाइक दिस, और इसको आप सॉल्व करें 0.224 के आसपास आएगा, आप देख लीजिएगा। सो अब आप देखिए, यहां फिक्स मास के साथ कितना कंबाइन कर रहा है 0.112, और यहां उसी मास के साथ कितना कंबाइन कर रहा है 0.224, और दोनों के बीच की रेशियो देखो, क्या वो सिंपल मल्टीपल रेशियो नहीं है? अगर तो वो सिंपल मल्टीपल रेशियो है तो आप बोल दीजिए वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, अदरवाइज नहीं, तो ये तो ओबे कर रहा है। एक और क्वेश्चन देख, चलिए इसको देखें आप। ए मेटल फॉर्म्स टू ऑक्साइड, कोई मेटल है, दो ऑक्साइड बना रही है, ये मेटल के दो ऑक्साइड, वैसा ही तरीका अडॉप्ट कर रहा हूं। फॉर्मूला तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो एक्स वाई ये भी लिख देता हूं। फर्स्ट में मेटल का वैल्यू गिवन है 46.67%, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? मुश्किल है क्या? 53.33 ग्राम। सिमिलरली यहां पे बता रहे हैं मेटल का वैल्यू 63.94 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ये बहुत आसान है, 36.06 ग्राम। चलो दोनों ये हमेशा आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट में 2-3 अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, उन सभी में मेटल और या दोनों एलिमेंट्स का मास ऐसे ही अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपको किसका कांस्टेंट करना है, किसका फिक्स करना है। जैसे मैंने फिर सोच लिया कि मेटल का फिक्स करता हूँ। अब मेटल का फिक्स करता हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फर्स्ट केस में 46.67 ग्राम मेटल combines with oxygen that is 53.33, और दूसरी तरफ कह सकता हूं 63.94 ग्राम मेटल combines with oxygen 36.06। अब मुझे एक मास फिक्स करना है, तो सपोज करो मैंने 63.94 ही फिक्स कर दिया। तो जब मैं 63.94 फिक्स करता हूं तो यहां मुझे पता है इस मास का ऑक्सीजन से इतना कॉम्बिनेशन है, तो 63.94 का ऑक्सीजन से कितना मास कंबाइन करेगा? इसको आप थोड़ा सोल्व करें, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको 72.12 के आसपास मिलेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट ये लगभग इतना ही मिलने वाला है। तो ये मास आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। दोनों मासेस का आप रेशियो चेक करें, 72.12:36.06, तो आपको ये साफ दिखेगा कि ये जो प्रपोर्शन है ये एग्जैक्टली 2:1 है। मींस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करता है। इफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन weighing 0.11 gram gives 56 ml nitrogen at STP, another oxide 0.15 gram gives same volume of nitrogen। ओके, तो नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड हैं। वैसे तो मैंने अभी दिखाया ही था आपको, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, मुझे नहीं पता किन की बात कर रहा है, तो मैं अपना वही ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ कि ये दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इसमें टोटल मास बोला है 0.11 ग्राम है, और इसमें टोटल बोला है 0.15 ग्राम है। और क्या बोल रहा है, 56 ml नाइट्रोजन देता है एसटीपी पे। तो मुझे यहाँ वॉल्यूम में कहाँ फंसा दिया उसने ला के भाई, तो नाइट्रोजन का मास कन्वर्ट कर लेता हूँ इस वॉल्यूम का। 56 ml नाइट्रोजन मतलब कुछ मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि 22400 मिलीलीटर एट एसटीपी, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, मीन्स 28 ग्राम नाइट्रोजन। मुझे लगता है याद आ रहा होगा, मोल कंसेप्ट में समझाया गया आपको। कोई भी गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर होती है, नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में होती है, उसका मोलिकुलर मास 28 ग्राम है, तो उसका वॉल्यूम 22400 ml होगा एट एसटीपी। 56 मिलीलीटर का मास कितना होगा नाइट्रोजन का, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ यहाँ। तो मुझे लगता है आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये कुछ 0.08 ग्राम
नाइट्रोजन आएगा। सिमिलरली सेम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे था राइट साइड पे, तो ये यहाँ पे भी 0.08 ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया दोनों जगहों पे। अब मुझे ऑक्सीजन देखना है। तो टोटल मुझे पता था जहाँ से नाइट्रोजन आया 0.08 ग्राम, ये भी टोटल इसका मुझे पता था, नाइट्रोजन सेम आया यानी कि 0.08 ग्राम। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कैलकुलेट करूँ तो ये 0.11 से, जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेशन से एक बार चेक करना होगा। यस, ये 0.08 नहीं आएगा यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 0.07 आ रहा है, एग्जैक्ट चाहिए हमें यहाँ पे। तो अब मैं ऑक्सीजन की अमाउंट बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लूँगा। ये 0.04 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये 0.08 ग्राम हो जाएगा। तो बस अब मेरा काम चल चुका है, दोनों का मैं अमाउंट निकाल चुका हूँ अलग अलग दोनों साइड्स में। यहाँ 0.07 है, यहाँ भी 0.07 है, मतलब नाइट्रोजन का मास तो फिक्स है 0.07। तो यहाँ 0.07 के साथ कितना कंबाइन कर रहा है, 0.04, और यहाँ 0.07 के साथ कितना कर रहा है, 0.08। अब दोनों के बीच का रेशो देख लीजिए, वो डेफिनेटली सिंपल मल्टीपल रेशो है। आप इन क्वेश्चंस को जो स्पेशली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड गिवन है उनको एक बार थोड़ा सा ट्राई करें। हम लोग दो लॉज और हैं, गेलो-जेक्स लॉ एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, हालांकि सिलेबस से एक्सक्लूडेड है क्लास 11th में, लेकिन चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम लोग एक लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। गुड बाय।